हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज भूमि संसाधन हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि भूगोल के अंतर्गत भूमि संसाधन। लेक्चर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था कि मिट्टी क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। सारा चीज़ हम लोगों ने क्लास में याद किया था। तो आज का लेक्चर भी जो भी होगा वो सारा चीज़ हम लोग याद कर लेंगे यहीं लेक्चर में। बेसिकली आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, डिस्कस कर लेते हैं भूक्षरण, यानी मिट्टी का क्षरण जो होता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं बर्बादी, मिट्टी का क्षरण। और साथ में इसका संरक्षण देखेंगे और कारक देखेंगे, कौन कौन सा कारक है मिट्टी के क्षरण में, और मिट्टी को बचाने का कौन कौन सा कारक हो सकता है, कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा आप लोगों का, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ें आज क्लास में होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं जितना भी क्लास यहाँ पे लेता हूँ वो सारा नोट्स जो है टेलीग्राम पे डल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग डालते हैं भूक्षरण। क्या हेडिंग डालते हैं? भूक्षरण। चीज़ें समझ में आएगी आप लोगों को, जैसे पिछले क्लास में आया था, सब कुछ याद हो गया था, उसी तरह भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सोयल इरोजन। तो हम लोग को अंग्रेजी तो पढ़ना नहीं है, हिंदी पढ़ना है भाई। तो आंसर इसका लिखो आप लोग, मैं अभी समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा। मिट्टी का विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी का जो मिट्टी होता है उसका विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, यानी जाना। मिट्टी का अगर मान लो स्टार्टिंग में मिट्टी यहाँ पे है, ठीक है, ये मिट्टी यहाँ पे है, तो मिट्टी का यहाँ से किसी दूसरे स्थान तक आ जाना ही क्या कहलाता है? विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आ जाना ही भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यानी कि विभिन्न प्रक्रिया इसमें क्या सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि गतिशील वायु, अगर तेज आंधी तूफान आएगा और मिट्टी यहाँ का शुष्क रहेगा, यानी कि पूरा शुष्क का मतलब हुआ सूखा हुआ, पूरा क्या हो जाएगा? सूखा हुआ टाइप का रहेगा, तो आंधी आएगा तो इस मिट्टी को बहा के अपने साथ लेके जा सकता है। तेज बारिश हुई तो बारिश का जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी को लेके जा सकता है। तो ये सब कारण है। विभिन्न प्रक्रिया क्या है? यही गतिशील जल, गतिशील वायु, ये सारा रीजन है। तो ठीक है, इस रीजन के थ्रू क्या होता है? मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान आता है। तो हम लोग याद क्या करेंगे? मिट्टी का एक स्थान से या मिट्टी का विभिन्न क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। याद हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, चीजें आसान है और समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं क्या? इसके कारक, भूक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक लिख लो आप लोग। नया हेडिंग डालेंगे, भूक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। भूक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है आप बताओ? क्या क्या कारण रहा होगा कि मिट्टी का क्षरण होता है? एक दो तो मैंने बता दिया, एक गतिशील वायु के कारण हो जाएगा, गतिशील वायु।
अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारकों को लिखे या भूक्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तब आप लोग क्या करना, जो जो मैं हेडिंग डालूंगा उन सब के बारे में एक एक लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो। गतिशील वायु के कारण क्या होता है, जिस इस तरह से लिख सकते हो, जहाँ पे मिट्टी शुष्क हो जाती है वो गतिशील वायु के द्वारा क्या हो जाती है, उस मिट्टी का भूक्षरण हो जाता है। तो एक एक लाइन आप चाहो तो बना बना के लिख सकते हो जब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और अगर 2 मार्क्स का है तो फिर आप सिर्फ हेडिंग दे दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। गतिशील वायु, फिर गतिशील जल, या फिर हाँ गतिशील जल लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, वनामूलन, वनों लिख लेते हैं एक्स, वन उन्मूलन होता है ना, यानी कि वनों का काटना, डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या होता है, लगातार जंगलों का काटना, एक बड़े पैमाने पे जंगलों को काटना। तो उससे क्या होगा सर, तो वन जो है, जो पेड़ है, पेड़ का जड़ क्या करता है, मिट्टी, अगर यहाँ मिट्टी है तो अगर पेड़ का जड़ जो है मिट्टी को अपने साथ बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। क्या रखता है, पकड़ का, तो पकड़ के रखता है। तो वहाँ पे अगर तेज वायु चले या फिर तेज गतिशील जल आए, पानी आए, वर्षा का पानी, तो फिर भी जो है बाढ़ आए, फिर भी मिट्टी को वहाँ से नहीं लेके जा पाएगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखा है पेड़। तो इसलिए बोला जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। बहुत सारा फायदा है पेड़ का, गिन नहीं सकते हैं हम लोग, इतना है कि। तो इसलिए, और गर्मी भी अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए पेड़ लगाना, पेड़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो वन उन्मूलन क्या, वन उन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, ये भी भूक्षरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, इसके बहुत सारा कारक लिख सकते हो आप चाहो तो। इसके अलावा देखो, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक, मतलब अजैविक खाद, यानी कि जो हम लोग मिट्टी में खाद वगैरह डालते हैं वो भी मिट्टी को क्या कर रहा है, वो भी मिट्टी को प्रभावित कर रहा है, उसका भी भूक्षरण हो रहा है। कैसे, क्योंकि मिट्टी कम उपजाऊ हो रहा है, मिट्टी का क्वालिटी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो ये भी एक कारक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, ये भी क्या है, एक कारक है। तो ये सारा, या फिर एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि अति पशुचारण, घास भी क्या करता है, अगर घास, अति पशुचारण यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे क्या, पशुओं द्वारा घास का चर जाना। तो घास भी क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ जकड़ के रखता है। तो वहाँ की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है, तो ये भी एक कारक है। क्या, अति पशुचारण भी एक भूक्षरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये 5 कारक आप लोग लिख सकते हो, और इसके अलावा भी अब आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हो इसमें। ठीक है, तो भूक्षरण हम लोग समझ गए कि भूक्षरण क्या होता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भू संरक्षण, यानी कि सोयल कंजर्वेशन। सॉइल इरेजन हम लोग देख लिए, अब सोयल कंजर्वेशन, भू संरक्षण, भू संरक्षण का क्या मतलब हुआ, भू संरक्षण का वही हुआ कि मिट्टी का बचाव करना, मिट्टी की क्वालिटी को बनाए रखना। मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो उसको रोकना ही क्या है, भू संरक्षण है। यानी मिट्टी का बचाव करना ही भू संरक्षण है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिट्टी का बचाव करना ही क्या है, भू संरक्षण है। अब देखो, लिख लो आप लोग, मिट्टी का बचाव करना ही भू संरक्षण है। कोई अच्छा डेफिनेशन अगर दिमाग में आ रहा है तो उसको भी लिख सकते हो। भू संरक्षण
मिट्टी का बचाव करना ही भू संरक्षण कहलाता है। भू संरक्षण कहलाता है। अब देखो भू संरक्षण का उपाय, कौन कौन सा उपाय है जिसके कारण हम भू संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा आएगा कि वनारोपण। क्या होगा? वन का रोपना, वनारोपण। अगर हम लोग बड़े पैमाने पे पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी बचाव होगा। और इसके अलावा पेड़ लगाना बहुत फायदा है, बहुत। ठीक है, टेम्परेचर लो होगा, शुद्ध वातावरण रहेगा, हम लोगों का शुद्ध वायु ले पाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगा हम लोगों को। तो क्या है? वनारोपण। खैर वो अलग है, लेकिन हम लोग जो टॉपिक में पढ़ रहे हैं उसका भी क्या कारण है कि उसको भी मिट्टी को संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करेगा? मिट्टी को जकड़ के रखेगा और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर समुद्र में एक जगह पे अल्टीमेटली कहीं समुद्र में लेके चल गया तो फिर वो तो खराब ही हो गया ना मिट्टी। दूसरा क्या लिख सकते हैं? अति पशुचारण पर रोक। अति पशुचारण पर रोक। बहुत ज़्यादा जो घास है उसको चराने पर रोक। इसका तीसरा हम लोग देख सकते हैं क्या कर सकते हैं? टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग यानी कि समोच्च जुताई, समोच्च खेती कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये टेरेस फार्मिंग यानी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे मिट्टी बचाने के लिए क्या किया जाता है? सीढ़ी नुमा खेती। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है तो मैं बता देता हूँ कि इस तरह से करके सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। क्या किया जाता है? सीढ़ी नुमा खेती इस तरह होता है। और यहाँ से सब पे पेड़ लगा होता है, फसलें लगी होती है, इस तरह से फसलें लगी होती है। और इससे जो पानी चलता है तो ये जड़ जो है मिट्टी से बंधा हुआ रहता है, मिट्टी को बांध के रखता है अपने साथ, तो ये मिट्टी को जाने नहीं देता। यहाँ से जल पास होने के बावजूद भी, आप लोग सर्च करो फ़ोन पे कि टेरेस फार्मिंग, ये समोच्च खेती क्या होता है। ये ज़्यादातर पर्वतीय या पर्वत वाला इलाका है वहाँ पे होता है। जैसे कि अगर देख लें तो दार्जिलिंग वगैरह बोल सकते हैं या सिक्किम साइड बोल सकते हैं, तो इधर जो है ये खेती होता है। और ये क्या करता है? मिट्टी को संरक्षण करता है। मिट्टी का क्या करता है? संरक्षण कैसे करता है? इससे जो पानी बहता है सीढ़ी से, अगर मान लो आपके घर में जो सीढ़ी है तो सीढ़ी पे अगर पानी आप डालोगे तो नीचे आएगा, तो उसके साथ अगर वहाँ पे कुछ सामान भी रखा है और धारा तेज रहा तो वो अपने साथ सामान को भी, जो सीढ़ी पे रखा है उसको भी लेके चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर खेती कर दिया जाए इस तरह के मृदा पे, इस तरह के जगह पे, तो वो क्या करेगा? मिट्टी को बचा के रखेगा, क्योंकि जड़ मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो ये समोच्च खेती भी है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टिका कृषि। ये क्या होता है? ये होता है क्या? फसलों के बीच जो है ना, अगर मान लो ये फसल है, यहाँ पे बीच में जो मिट्टी है इसके बीच घास को उगाना। इसके बीच में क्या करना? दो फसलों के बीच में, अगर मान लो ये इस पे हम लोग क्या किए हैं? फसल लगाए हैं, और इस पे भी फसल लगाए हैं। ठीक है, तो बीच में जो स्पेस बच गया है, इस स्पेस पे क्या करना? घास को लगाना, ताकि मिट्टी का क्या कर सके? बचाव हो सके। तो इसको पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग का नाम दिया गया है। तो ये सारे उपाय हैं जिससे हम लोग मिट्टी का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। वनारोपण, अति पशुचारण पर रोक, समोच्च खेती, पट्टिका कृषि, तो ये सब रीज़न है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में अगर कुछ और भी है, या फिर एक होता है क्या? जैविक खाद का उपयोग, यानी कि जो कंपोस्ट बनता है, जैविक खाद का उपयोग। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन को रोकता है? मेढक के प्रजनन को रोकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा एंड्रीन। देखो, अगर मेढक का प्रजनन रेट कम हुआ तो इससे क्या होगा?
मेढक की संख्या में कमी आएगी, और जब मेढक की संख्या में कमी आएगी तो इंसेक्ट जो है, कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेढक कीड़ा को खाता है, और जब मेढक ही नहीं रहेगा तो कीड़ा ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाएगा, और जब कीड़ा ज़्यादा होगा तो वो फसल को बर्बाद करेगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ये एंड्रीन नामक रसायन जो हम लोग यूज़ करते हैं, रासायनिक मिट्टी में जो रसायन यूज़ करते हैं, खाद वगैरह, तो उससे एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को क्या करता है? रोक देता है, जिससे क्या होगा? फसल बर्बाद होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कुल कितने परसेंट कुल भूभाग का कितने परसेंट पर, कितना प्रतिशत पर वन होना चाहिए, कितना प्रतिशत पर वन होना चाहिए? तो आंसर लिखो आप लोग। इसका आंसर क्या है? 33%। यानी कि अगर भारत है तो भारत का कुल भूमि जितना है उसके 33% भाग पे कम से कम क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण क्या रहे? संतुलित रहे। लेकिन ऐसा है नहीं, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। 33% नहीं है, ऐसे बुक में तो दिया है कि लगभग 20% के आसपास है। तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% पे वन पे क्या होना चाहिए? कितने भूभाग पे? 33% पे। इसके अलावा लिख सकते हो कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और बन सकता है, राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? राष्ट्रीय वन नीति तो ये 1952 में आया था, 1952 में, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति कितना आया था? 1952 में, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कराया। हालांकि ऑब्जेक्टिव का एक पूरा क्लास ही चलेगा, हर पर्टिकुलर चैप्टर पे, हर खास चैप्टर पे उसमें जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारा कराया जाएगा। और अभी जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने यहाँ पे करा दिया। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया, भूमि संसाधन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जल संसाधन के बारे में और अच्छे से उसको कवर करेंगे। चीज़ें क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें याद होगी। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट के थ्रू जवाब देने की कोशिश करूँगा।